नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। सेट हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2023 के अंतर्गत कक्षा 11वीं का राजनीतिक विज्ञान का जो टेस्ट हुआ है, आज के इस वीडियो में उसी को सॉल्व किया गया है। यह जो टेस्ट था 90 मिनट का था और 40 नंबर इसके लिए रखे गए थे। प्रश्न संख्या 1 से 10 की अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न भी हैं, खालिस्तान वाले प्रश्न भी हैं और कथन और कारण वाले प्रश्न भी हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंग भेद की नीति किस वर्ष समाप्त हुई? 4 विकल्प दिए हुए हैं। क 1982 में, ख 1992 में, ग 1990 में और घ 2000 में। तो जो सही जवाब है वो है ख 1992 में रंग भेद की नीति को दक्षिण अफ्रीका में से समाप्त किया गया। प्रश्न नंबर 2 है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं। क आर्थिक समानता, ख राजनीतिक समानता, ग सामाजिक समानता और घ नागरिक समानता। तो सही जवाब जो है वो ख है, राजनीतिक समानता से संबंधित है ये। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? क 25 से 28 तक अनुच्छेद, ख अनुच्छेद 26 से 27 तक और ग है अनुच्छेद 31 से 32 और अनुच्छेद घ में दे रखा है 30 से 35। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो क है सही जवाब। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो क पर दे रखा है 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ख पर दे रखा है 26 जनवरी 1950 को और ग पर दिया हुआ है 30 अक्टूबर 1950 ईस्वी को और घ पर दिया हुआ है 20 नवंबर 1950 ईस्वी को। तो सही जवाब जो है वो ख है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें देश का जो शासन प्रणाली थी या देश को गणतंत्र बनाया गया। प्रश्न नंबर 5 है, द पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क प्लेटो, ख अरस्तु, ग जॉन लॉक और घ सुकरात। तो जो पॉलिटिक्स है बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। तो जो पॉलिटिक्स है वो अरस्तु ने लिखा हुआ है। तो सही जवाब जो है वो ख आएगा, अरस्तु। प्रश्न नंबर 6 है, अपने कर्तव्यों का पालन करो, अधिकार स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यह किसका कथन है? अपने कर्तव्यों का पालन करो, अधिकार स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, महात्मा गांधी का यह कथन है। प्रश्न नंबर 7 है, छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 17 है वो, जिसमें छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, खालिस्तान का भारत के डैश खालिस्तान भरा हुआ भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के खालिस्तान भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सूचना का अधिकार वर्ष में निर्मित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में निर्मित किया गया था। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें, कथन और कारण वाला है। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से एक को चुने। और कथन की अगर हम बात करें, एजर्शन इसको कहते हैं। कथन ए पर दे रखा है कि सरकार के फैसले पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए शासकों के चुनाव में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और कारण दे रखा है आर, जिसको रीजन कहते हैं। महिलाओं से मिलकर आधी दुनिया बनती है, मताधिकार से वंचित करके लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता है। तो क है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ख पर दे रखा है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ग है, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है और घ है, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो सही जवाब जो है इसका
वो क आएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 11 से जो 14 तक है, प्रश्न 11 से 14 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और इसमें पहले 11वें नंबर पर प्रश्न दे रखा है भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत लिखिए। स्रोत का मतलब है कि हमने जो अपना संविधान है, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो हमने दूसरे देशों के संविधान से लिखे गए हैं। भारतीय संविधान के 2 प्रमुख स्रोत लिखिए। तो हम पहले नंबर पर कह सकते हैं कि इंग्लैंड की तरह भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यानी कि हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड की देन है। दूसरा, इंग्लैंड के सम्राट की तरह भारत में भी राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है, ये भी हमने वहां से लिया है, इंग्लैंड से। तीसरा है, अमेरिका की तरह भारत में भी संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ये देश के सर्वोच्च कानून जिसको हमने माना है संविधान को, वो हमने अमेरिका से लिया है। और चौथा है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये अलग अलग देशों से हमने अपने संविधान में अलग अलग बातों को ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीयता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं लिखिए। राष्ट्रीयता के मार्ग में उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं लिखिए। तो हम पहले नंबर पर लिख सकते हैं जातिवाद। जातिवाद का अर्थ ऐसी संकीर्ण भावना से है जिसमें लोग अपनी जाति को तो श्रेष्ठ समझते हैं लेकिन दूसरी जातियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह भावना एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से दूर ले जाती है। इसके कारण उनमें एकता की भावना पैदा नहीं हो पाती है, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में एकता की भावना का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो बाधा है वो है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ ऐसी संकीर्ण भावना से है जिसमें एक धर्म के लोग अपने धर्म को तो श्रेष्ठ समझते हैं लेकिन दूसरे धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह भावना एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्मों के लोगों से दूर ले जाती है। इसके कारण उनमें एकता की भावना पैदा नहीं हो पाती है, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में एकता की भावना का होना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। नागरिक और विदेशी में 2 अंतर लिखो। तो पहले नंबर पर हम लिख सकते हैं कि नागरिक को राज्य की सदस्यता प्राप्त होती है जबकि विदेशी को नहीं। दूसरे पर लिख सकते हैं हम कि नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विदेशी को राजनीतिक अधिकार तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। और तीसरा है, संकट के समय नागरिक को सेना में भर्ती किया जा सकता है जबकि विदेशी को कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्याय के 2 आधारभूत तत्व लिखो। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो पहला हम लिख सकते हैं सत्य, ट्रुथ जिसको हम कहते हैं। न्याय का पहला आधारभूत तत्व सत्य है। सत्य का अर्थ यह है कि घटनाओं को उसी रूप में पेश किया जाना चाहिए जिस रूप में वे घटित हुई हैं। घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा हम लिख सकते हैं निष्पक्षता, इंपार्शियलिटी। निष्पक्षता का अर्थ यह है कि न्याय प्रदान करते समय लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 से 18 की अगर हम बात करें तो 15 से 18 वाले जो प्रश्न है उसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 है, समानता की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करो। 3 विशेषताएं बतानी है समानता की। तो पहले हम कह सकते हैं कि सभी लोगों को अपना विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। नंबर 2 पर है, लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है, सभी कानून के सामने समान होने चाहिए। और चौथी विशेषता है, सभी लोगों की मौलिक आवश्यकताएं अवश्य पूरी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 16 जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के कोई 3 गुण लिखिए। ये वो प्रश्न है जो वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के कोई 3 गुण लिखिए।
तो 3 गुणों में से पहला है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है, और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि लोग अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि इन 3 राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 राजनीतिक अधिकारों को उल्लेख कीजिए। तो पहला हम कह सकते हैं वोट देने का अधिकार, दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार, तीसरा है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, और चौथा है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। प्रश्न नंबर 18 है भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं। भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं। तो पहला हम कह सकते हैं कि संविधान में धारा 14 में कहा गया है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान होंगे। दूसरे नंबर पर संविधान की धारा 15 में कहा गया है कि नागरिकों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरा है धारा 17 में कहा गया है कि नागरिकों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करना दंडनीय अपराध होगा, यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। और 4 नंबर पर है धारा 23 में कहा गया है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का व्यापार और बिना वेतन दिए जबरदस्ती काम करवाना दंडनीय अपराध होगा। प्रश्न नंबर 19 से 20 तक जो है वो बड़े प्रश्न है। उनके जो प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक दिए गए हैं, मतलब इनके जो उत्तर है वो बड़े बड़े लिखने हैं। और प्रश्न नंबर 19 ये चॉइस है इनमें, अगर आप पहला जैसे आपको नहीं आता तो आप दूसरा प्रश्न लिख सकते हैं। तो 19 का जो पहला भाग है उसमें पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र और उद्देश्य लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र, तो राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। उसमें पहला है राज्य और सरकार का अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु राज्य है। राज्य क्या है, राज्य का आरंभ और विकास कैसे हुआ, आदि बातों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत में सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। सरकार क्या है, सरकार के कौन कौन से अंग हैं और सरकार के कौन कौन से रूप हैं, तो इन सभी बातों का अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। दूसरा है विषय क्षेत्र व्यक्ति और राज्य के संबंधों का अध्ययन। राज्य व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है। राजनीतिक सिद्धांत इस बात का भी अध्ययन करता है कि इन क्षेत्रों में राज्य की कितनी दखलंदाजी होनी चाहिए, क्योंकि यह हो सकता है कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को कम करना शुरू कर दे। और तीसरा है अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन। व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए राज्य द्वारा उसे कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक सिद्धांत इस बात का अध्ययन करता है कि अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए। चौथे नंबर पर है शक्ति का अध्ययन। शक्ति के कई रूप होते हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि। राजनीतिक सिद्धांत शक्ति के रूपों में पाई जाने वाली संबंधों, शक्ति के रूपों में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। और पांचवा है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। वर्तमान समय में कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, उसे किसी न किसी रूप में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा संचार के साधनों के विकास के कारण आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। एक देश में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र में आता है। तो अगर आपको पहले वाला प्रश्न नहीं आता है तो दूसरा आप लिख सकते हैं। और वो पूछा गया समानता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। आसान सा प्रश्न है ये, समानता के प्रकार पूछे गए हैं। तो पहले नंबर पर हम दे सकते हैं प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अर्थ यह है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है, इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यह गलत विचार है। जन्म से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, उनमें रंग, रूप
बुद्धि के आधार पर अंतर पाया जाता है। और दूसरा प्रकार है सामाजिक समानता, जब समाज में रहने वाले लोगों के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो इसे सामाजिक समानता कहते हैं। और तीसरा है नागरिक समानता। नागरिक समानता का अर्थ कानून के सामने समानता का होना है। और कानून के सामने समानता का अर्थ यह है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब है। चौथा है राजनीतिक समानता, जब एक देश में रहने वाले सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिए जाते हैं। जब एक देश में रहने वाले सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिए जाते हैं तो इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। और राजनीतिक अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। उसके बाद पांचवा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ धन के असमान बंटवारे से, आर्थिक समानता का अर्थ धन के यहां समान बंटवारे से है। इसका अर्थ तो यह है कि देश के भौतिक साधनों पर कुछ ही लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि देश के भौतिक साधनों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए ताकि सभी का कल्याण हो सके। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि सभी लोगों की मौलिक आवश्यकताएं अवश्य पूरी होनी चाहिए, अर्थात सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जरूर मिलने चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है जो पूछा गया है, स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता की परिभाषा देनी है, अर्थ नहीं बताना है। परिभाषा कई बार बच्चे ये क्लियर नहीं कर पाते, अर्थ लिखाते हैं और फिर उनके नंबर कट जाते हैं। स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो टीएच ग्रीन की परिभाषा हम दे सकते हैं स्वतंत्रता में। टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उन कामों को करने की शक्ति है जो करने योग्य हैं तथा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो उपभोग करने योग्य हैं। उसके बाद स्वतंत्रता के प्रकार पूछे गए हैं। तो पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया है। प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया है, इसलिए अपनी इच्छा से वह जो चाहे कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने इस स्वतंत्रता की आलोचना की है और इसे जंगल की स्वतंत्रता कहा है। उसके बाद दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता। राज्य या देश के कानूनों द्वारा व्यक्ति को जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसमें पहला है देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता। दूसरा है देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। और ग है बोलने की स्वतंत्रता। घ बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता। और च है संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। और छ है कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तीसरा जो स्वतंत्रता का प्रकार है वो है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को भूख और बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए और काम करने पर समान वेतन मिलना चाहिए। चौथे नंबर पर है राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल लिबर्टी जिसको हम कहते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को देश के शासन कामों में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोग शासन कामों में केवल तभी भाग ले सकते हैं जब उन्हें निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। और 5वें नंबर पर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को उन कामों को करने की छूट होनी चाहिए जो केवल उसी से संबंध रखते हैं और जिनका दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता, यहां तक कि अपने मां बाप की भी नहीं। और वो मामले हैं जैसे खान पान, पहनावा, विवाह आदि। अथवा करके प्रश्न दे रखा है दूसरा, और प्रश्न है अधिकार की परिभाषा व इसके प्रकारों का वर्णन करो। अधिकार की परिभाषा पूछी गई है, तो अधिकार की परिभाषा में हम बोसांके की परिभाषा दे सकते हैं। बोसांके के अनुसार अधिकार एक मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अधिकार तीन प्रकार के होते हैं, मोटे रूप से उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त हुए। प्राकृतिक अधिकारों से अभिप्राय उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। इन अधिकारों का समर्थन जॉन लोक ने किया है। उनका कहना है कि जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था और व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था तो प्रकृति ने उसे कुछ अधिकार दिए हुए थे जिनकी संख्या 3 थी। उसमें पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार और तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे जो प्रकार है अधिकारों का वो है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की नैतिक भावना पर आधारित होते हैं। इन अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति नहीं होती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती है। उदाहरण के लिए मां बाप को यह नैतिक अधिकार प्राप्त है कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाएं, लेकिन यदि उनके नालायक बच्चे उनकी सेवा न करें तो इसके लिए वे किसी अदालत में नहीं जा सकते। और तीसरा प्रकार है अधिकारों का वो है कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स जिनको हम कहते हैं। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति होती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे इसके लिए सजा दी जा सकती है। कानूनी अधिकार कई प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिनको हम कहते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन देश के संविधान में होता है। मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार नागरिकों के लिए जरूरी होते हैं। यदि नागरिकों को ये अधिकार न दिए जाएं तो उनका जीवन नरक के समान बन जाएगा। भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में धारा 12 से लेकर 35 तक किया गया है। ये 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और अगला है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें बी आ जाता है। पहला ए था मौलिक अधिकार, बी है ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार को आगे कई भागों में बांटा गया। सामाजिक अधिकार या फिर इनको नागरिक अधिकार भी कहते हैं। सामाजिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार, परिवार बनाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि आदि। इनमें बहुत सारे आ जाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जो कानूनी अधिकार का तीसरा अगला सब पॉइंट है वो है राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा लोग देश के शासन कामों में भाग लेते हैं। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा लोग देश के शासन कामों में भाग लेते हैं। राजनीतिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कुछ राजनीतिक अधिकार इस प्रकार हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार और प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। उसके बाद है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो लोगों के आर्थिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। कुछ आर्थिक अधिकार इस प्रकार हैं, जैसे काम प्राप्त करने का अधिकार, काम के बदले में वेतन प्राप्त करने का अधिकार, काम के घंटे सुनिश्चित करने का अधिकार और छुट्टियां लेने का अधिकार। धन्यवाद, नमस्कार।